हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई ज़रूरी है पर हिंदी व्याकरण हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का हिंदी व्याकरण में है हिंदी वर्णमाला। तो हम लोग सीखते हैं हिंदी वर्णमाला के विषय में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी वर्णमाला सीखते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है। किसने? कामता प्रसाद गुरु ने कितनी मानी है? 44 मानी है, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन। ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि कामता प्रसाद गुरु ने जो वर्णों की संख्या मानी है कितनी? 44, जिनमें से कि 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अब हम लोग स्वरों को भी देख लेते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो 11 स्वर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग अगले पार्ट में अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो 11 स्वर और 33 व्यंजन। व्यंजनों में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। तो ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 33 व्यंजन हो जाएंगे, हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं। इसके बाद अगर हिंदी वर्णमाला की विकास प्रक्रिया देखें तो इस विकास प्रक्रिया में 8 और भी व्यंजन हिंदी में स्वीकृत हुए हैं। तो कौन कौन से 8 और भी व्यंजन स्वीकृत हुए हैं? एक तो मराठी से ये वाला ठा, ठीक है। फारसी से क, ख, ग, ज और फा, ये नुक्ते सहित जो है। वैसे तो हम लोग अपनी स्पर्श व्यंजन में भी क, ख, ग ये मिल जाएंगे, बट जो नुक्ते के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये फारसी से है। तो क, ख, ग, ज और फा 6 हो गए। 2 अपभ्रंश से ड और ढ, ठीक है। इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ये अपभ्रंश से लिए, ठीक है। तो इसके बाद टोटल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 41, यानी 33 ये थे और उनमें हम लोग 8 और मिला देंगे, 41 हो जाएंगे, ठीक है। इन 41 व्यंजनों के अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी मिलते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। तो 4 और जुड़ जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 45। अब हम सारा टोटल करेंगे 45 और इन 11 स्वरों को भी जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ 2 अयोगवाह भी होते हैं, अंग और आहा, आपको पता है 2 अयोगवाह ध्वनियां भी हैं। उन सभी को मिलाएंगे तो भाषा में कुल कितनी ध्वनियां हो जाएंगी? 58 ध्वनियां हो जाएंगी, ठीक है। कितनी? 58 ध्वनियां हो जाएंगी हिंदी वर्णमाला में। तो फ्रेंड्स, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है कि कितने। अब इनको अगर आप देखोगे, ये मतलब आगत व्यंजन है बाहर से, मतलब जैसे हम लोगों ने मराठी से, फारसी से ऐसे लिए गए हैं। तो अपभ्रंश से अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने? 33 व्यंजन और 11 स्वर इस तरीके से है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखें इसके जो ये वर्णमाला है इसके बारे में कि कौन कौन से व्यंजन है, व्यंजनों को देखेंगे। अभी अभी हमने केवल क्या देखी? यहाँ पर संख्याएं देखी हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ऊष्म कितने हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इन व्यंजनों को और इन स्वरों को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्वरों की, व्यंजनों की संख्याएं देखी। अब हम स्वर और व्यंजन देखेंगे कि होते कौन कौन से हैं। तो वर्णमाला इस चार्ट के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से स्वर, कौन कौन से व्यंजन हैं। तो इस तरफ हम लोग देख रहे हैं स्वर, इस तरफ के जो है वो व्यंजन, ठीक है। स्वरों में भी 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। ह्रस्व मतलब मूल स्वर छोटे, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर हो गए, ठीक है, जिनको बोलने में क्या है, बिल्कुल कम समय लग रहा है, ठीक है। और जो दीर्घ स्वर हैं ये कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, इनको बोलने में क्या है, थोड़ा सा हमें ज्यादा समय लग रहा है, तो ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दीर्घ स्वर में भी संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे कि ये किस किस से मिलकर बने हैं, तो इसको भी हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे।
पहले हम लोग ये जान लें कि ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है, इनको हम संधि स्वर भी कह सकते हैं। इसके बाद दो अयोगवाह भी मिलते हैं, अंग और आहा, ठीक है। मूल रूप से अगर देखें तो ये 11 ही स्वर हैं, इसके अलावा दो अयोगवाह मिलते हैं तो टोटल 13 हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन को यहाँ से हम लोग इस तरीके से देखेंगे। व्यंजन में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये हमने सभी वहां पर देखे थे संख्या इनकी। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो का से लेके माँ तक यानी 25 जो हो गए वो स्पर्श व्यंजन, का ख ग घ ङ च छ ज झ ड़ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यानी का से लेके माँ तक कितने 25 हैं। और कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन। इन्हीं में दो द्विगुण मतलब इन दो गुण और हैं, जैसे कि इनको हम व्यंजनों को यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये और इनको हम ये बिंदी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन के बाद जो कि अपभ्रंश से आए थे, हम लोग अभी पढ़े थे जस्ट पहले। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए 4। इसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन श, 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 हा, ये चारों 3 सा और हा, ये सभी मिला के 4 ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन जो है क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञ, श्र, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। अब हम लोग इनको भी आगे विस्तार से देखेंगे कौन किससे मिलकर बना है, कैसे बना है। बाकी अभी हम लोग यहाँ पर ये जान लें कि स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने जो देखे अभी इनमें हमने वो 6 और वो वाले नहीं जोड़े जो मराठी से ठा लिया गया था, और का, ख, ग, फ, ज, वो जो नुक्ते के साथ देखे उनको हम जैसे जो हमारी मूल वर्णमाला में ये है वो हमने बाहर से लिए हैं, ठीक है। इनको हम लोग देखते हैं यहाँ पर संख्या कितनी टोटल 11, ह्रस्व और दीर्घ मिला के 11, ठीक है। 2 अयोगवाह, इसके बाद 25 स्पर्श व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। कुल मिलाकर कितने हो गए 52 यानी 52, ठीक है। तो सारे ही कितने हैं 52 अक्षर हमारी वर्णमाला में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अभी इसके बारे में हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है। इसमें अघोष ध्वनियाँ कौन है, सघोष कौन है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, और ये स्पर्श व्यंजनों के बारे में ये सभी हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी इतना, इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले स्वर, व्यंजन, उन सभी की संख्याएं। फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने कौन कौन से स्वर होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं, व्यंजन के भी भेद, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, सभी देखा। अब हम इन स्वरों और व्यंजनों को यहाँ पे व्यंजनों को मोस्टली आभ्यंतर प्रश्न के आधार पर देख रहे हैं। तो 2 प्रकार से देखेंगे, आभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न। तो आभ्यंतर प्रश्न के आधार पर हम व्यंजनों को यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग इसके पहले देखे थे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से थे। तो स्पर्श व्यंजन को भी 5 वर्गों में बांट रखा है। हम लोग देखे थे का से लेके माँ तक जो स्पर्श व्यंजन थे उनको वर्गों में विभाजित कर रखा है। तो का वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ण, टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ता वर्ग में त, थ, द, ध, न, पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब इन वर्गों का नाम व्यंजन के फर्स्ट लेटर से रख दिया, फर्स्ट अक्षर के नाम से रख दिया, का, च, ट, त, प, पहला है, इसी के नाम पे वर्ग का नाम रख दिया, ठीक है। अब इन व्यंजनों में हम लोग देखें तो जो अंतिम 5 हैं, ये जो अंतिम 5 व्यंजन हैं ये कहलाते हैं पंचमाक्षर। क्या कहलाते हैं ये, पंचमाक्षर, ठीक, क्योंकि 5 है और अनुनासिक है। नासिक व्यंजन भी इन्हें हम कहते हैं। बोलने में हमारे नाक का जो रोल रहता है, अगर आप उसको नाक बंद करके बोलने की कोशिश करेंगे तो सही से नहीं बोल पाएंगे।
है ना, सही से इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, तो नासिक व्यंजन कहेंगे या पंचमाक्षर कहेंगे। अब इन व्यंजनों का भी जो उच्चारण स्थान के यहाँ पे इनका नाम रखा गया है, जैसे प्रोनाउंसिएशन के आधार पर जो का वर्ग है ये कंठ यानी कंठ से निकलता है, तो इसका नाम क्या रखा गया, कंठ। ठीक है, चा, और इसका प्रोनाउंसिएशन कंठ से है। चा वर्ग का प्रोनाउंसिएशन तालु से है। ठीक है, चा, छा, जा, झा, इनमें जो हमारा जीभ है वो तालु को टच कर रही होती है ना। और जो टा वर्ग है इसका उच्चारण किससे है, उच्चारण आधार मूर्धन से है, मूर्धा, यानी हमारी जो जीभ है ऐसे मूर्धा को टच कर रही है रोल करके। ठीक है, तो मूर्धा हो गया। इसके बाद जो ता वर्ग है इसका उच्चारण के स्थान पर अगर हम देखें तो ये दंत है, यानी दांतों का, इसमें हमारा जो जीभ है वो दांतों को टच करते हुए बोलती है, त, थ, द, ध, तो ऊपर वाले दांतों को जीभ टच करते हुए बोल पाती है, त, थ, द, ध, न। ठीक है, इसके बाद पावर जिसका कि उच्चारण स्थान कहाँ से, ओष्ठ से, यानी ओठ को हम रोल किए बिना पा, फा, बा, भा या होठ को टच किए बिना हम इसको नहीं बोल सकते, तो ये कहाँ से उच्चारण स्थान इसका, ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ तक हम लोग स्पर्श व्यंजनों के बारे में विस्तार से देख चुके हैं कि ये सारे ही स्पर्श व्यंजनों का वर्ग है, 5 वर्गों में बांटा गया। 5 वर्गों के नाम और इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है। जो अंतिम 5 हैं ड़, ड, ड, न, म, इनको पंचमाक्षर नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में हम लोग 4 देखे थे, या, रा, ला, वा। अब इन्हीं 4 में से 2 अर्ध स्वर हैं। कौन कौन से 2 अर्ध स्वर हैं, या और वा, ये दोनों ही क्या है, अर्ध स्वर हैं, या और वा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन तीनों ही श, हा, इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, स, श, स, ह। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन हो गए ये। अब इनमें से जो ला था वो पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक, इसका नाम हम लोग याद रखेंगे, पार्श्विक व्यंजन है ला। लुंठित या प्रकंपित जो व्यंजन है वो रा है। ठीक है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, या और बा अर्ध स्वर है, ला पार्श्विक है, रा लुंठित या प्रकंपित इसका नाम। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इसके अलावा एक चीज और देखने वाले हैं, अनुस्वार के बारे में। तो अनुस्वार क्या है, यानी आप लोगों ने देखा होगा जो बिंदी रखी होती है अंक के ऊपर, अनुस्वार यही है। ठीक है, अनुस्वार का नियम है एक, इसकी डेफिनेशन कह सकते हो, इसका एक नियम क्या है, ये कैसे प्रयोग होता है शब्दों में, अंक मतलब अक्षरों में, तो इसको हम लोग समझने के लिए इसका एक नियम जानेंगे कि क्या है इसका नियम। अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का ही 5वां व्यंजन होगा, यानी जिस अक्षर पर अनुस्वार रखा है, अनुस्वार जिसके ऊपर है, वो उसके बाद वाले, उस जिस पे रखा है उसके जस्ट उसके बाद वाले व्यंजन का 5वां व्यंजन के वर्ग का, अब वो जो बाद वाला व्यंजन है वो किस वर्ग में आ रहा है, उस वर्ग का 5वां व्यंजन होगा। ठीक है, यानी अंतिम जो होगा वो व्यंजन यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम लोग, किसके रूप में, अनुस्वार के रूप में। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे देखते हैं, गंगा में अनुस्वार रखा हुआ है, खंबा में है, गंदा में है, गंजा में है, सभी में हम अनुस्वार देख पा रहे हैं, अनुस्वार रखा है। अब इन अनुस्वारों का मीन्स क्या है, क्या मतलब, अगर जब हम इनको विच्छेद करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे हमने गंगा को इधर हम लिख रहे हैं गंगा को, तो ये कह रहे हैं कि गंगा के जिस अक्षर पर ये रखा है अनुस्वार, उसके जस्ट बाद वाला का, ठीक है, बाद वाले व्यंजन पे आ गए। अब व्यंजन के वर्ग का ही 5वां वर्ग, अब इसी वर्ग का 5वां वर्ग क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 5वां व्यंजन, सॉरी, इसी वर्ग का 5वां व्यंजन क्या होगा, अण। तो गंगा को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, गा। ठीक है, जब इसका विच्छेद करेंगे तो गंगा ऐसे हमें दिखेगा। बाकी हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इस तरीके से। अब हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि इसमें 2 ही गांठ है, क्या बताए इसका का क्या हो, तो अगले से हम लोग देख लेते हैं, जैसे खंबा, और भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। खंबा का कह रहे हैं हमें वही करना है जिस पे अनुस्वार रखा है उसके जस्ट बाद वाला, तो बाद वाला आगे कह रहे हैं ना, बाद में आने वाले, बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का। अब इस व्यंजन का वर्ग ये रहा, ठीक है, इसमें आ रहा,
और इस वर्ग का पांचवा क्या है, माँ। तो यानी जो बिंदी है जो माँ के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त है, यानी इसको हम लिखेंगे जब खम बा, सॉरी खम भा, है ना। हाँ, तो और ये सभी जो है ना, ये अपने आप में क्या है, अधूरे हैं। आपको पता है कि सारी व्यंजन अपने आप में अधूरे रहते हैं बिना स्वर किए, ठीक है। तो खम बा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। गंदा, दा व्यंजन का अंतिम जो वर्ण है क्या है, दा का अंतिम व्यंजन ना, ठीक है। तो यानी गंदा, यहाँ ना रूप में प्रयुक्त हो रहा है ना। अब यही बिंदी देख रहे हो आप, सेम दिख रहा है अनुस्वार आपको, बट ये जो प्रयोग हो रहा है वो किस किस रूप में हो रहा है, जैसे गंजा। और गंजा को आप विभक्त करोगे, ऐसे इसको तोड़ के लिखोगे तो जा किस व्यंजन, किस वर्ग में है, इस वर्ग में। इस वर्ग का अंतिम क्या है, ये वाला। तो हम गंजा को कैसे लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसको ऐसे करके इसके नीचे हलंत लगा देंगे। वैसे तो इतना ही, ठीक है, आधा हो जाएगा। अगर हमें आधा करना है तो हलंत लगा देंगे। बाकी अब हम लोग समझ चुके होंगे कि जो अनुस्वार है वो कैसे प्रयुक्त होता है शब्दों में, यानी उसका ये नियम हम लोगों को पता होना चाहिए। जब उसको अगर विभक्त करना है तो हम उसको इस बिहार पर विभक्त कर सकते हैं कि अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का ही पांचवा व्यंजन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, ये देखा, ये देखा और ये देखा, ये सारे ही इस अनुस्वार के रूप में थे। यहाँ तक फ्रेंड्स हम लोग समझ चुके होंगे कि अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर हम लोगों ने व्यंजनों को देखा। अब हम लोग बाह्य प्रश्न के आधार पर भी देख लेते हैं। तो बाह्य प्रश्न के आधार पर इसके बाद अभी जस्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग अभी अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर देखे, अब हम लोग बाह्य प्रश्न के आधार पर यहाँ पर व्यंजनों को देख रहे हैं। बाह्य प्रश्न के आधार पर कैसे होते हैं व्यंजन, तो बाह्य प्रश्न के आधार पर व्यंजनों को अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण इनमें बांटा गया है। तो अब आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अघोष व्यंजन कौन है, सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जो है हर वर्ग का पहला दूसरा, मतलब प्रत्येक वर्ग का आरंभ के दो, ठीक है, आरंभ ऐसे याद रख लो, आरंभ के दो व्यंजन होंगे वो अघोष होंगे। जैसे क, ख, का और खा वो अघोष हो जाएंगे। और जो सघोष है वो अंतिम तीन, प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन व्यंजन वो अघोष होंगे, ग, घ, ण। ऐसे ही सभी में पूरा यहाँ तक हम लोग आएंगे स्पर्श व्यंजनों के पा वर्ग तक, ठीक है। तो क, ख, अघोष, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ ये अघोष हो जाएंगे। अंतिम स्टार्टिंग के दो यानी आरंभ के दो व्यंजन और अंतिम तीन व्यंजन सघोष होंगे, ग, घ, ण, ज, झ, ण, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ये सघोष होगा। इसके साथ साथ ही अघोष सघोष में और भी जो व्यंजन होते हैं, जैसे कि ये तीन सा, उस व्यंजन का हार छोड़ के इन तीनों सा को भी हम लोग अघोष में देखते हैं। और सघोष में अंतस्थ व्यंजन यानी 11 अलावा हा, छत्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन, ये जो इधर का हा है वो यहाँ आ जाता है सघोष में। 11 अलावा यानी अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और हा, ये सारे ही किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। यहाँ पर हमने चार्ट के थ्रू आपको मतलब सेग्रीगेट करके लिख रखा है, आप यहाँ से समझ सकते हो अघोष में कौन कौन से आएंगे और सघोष में। अघोष में आरंभ के दो, सघोष में अंतिम के तीन और अघोष में उस व्यंजन के तीनों ही सा, हा छोड़कर, और सघोष में अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और हा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण मतलब जिनको बोलने में मतलब कम ऊर्जा खर्च होती है, और महाप्राण जिनको बोलने में थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो अल्प प्राण है वर्ग के क्या है, विषम संख्या, ऐसे विषम नंबर आप याद रख सकते हो, जैसे कि पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा विषम नंबर ही है, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा, जो पहला, तीसरा, पांचवा है वो अल्पप्राण होंगे। क, ग, ण, च, ज, ण, ट, ठ,
ट, ठ तो यहाँ आएगा, ट ड ड़, तो वो अल्पप्राण में आएगा। ठीक है, त द न, प ब म। तो जो पहला तीसरा पांचवा व्यंजन है वो हम लोगों ने यहाँ रख रखे। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होगा। उसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन भी क्या है, अल्पप्राण है। अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण है। इसके बाद महाप्राण में हम देखें तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा जो सम संख्याएं होती हैं 2 और 4, आप देखते हो तो ऐसे याद रख सकते हैं, बस याद रखने के लिए है सम और विषम। और तो जो ख घ यानी दूसरा चौथा है, छ झ दूसरा चौथा, ठ ढ थ ध फ भ, ये दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो यहाँ पर रखे गए हैं हर वर्ग के। इसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन है वो भी महाप्राण में आते हैं। इसको हम ऐसे ही, जो ऊष्म व्यंजन है वैसे ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। ऊष्म संघर्षी में दोनों ही कहते हैं। इनको बोलने में क्या है, हमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, जो कि महाप्राण में ही आएंगे। तो इस चार्ट के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं, यानी आरंभ के 2, अंतिम के 3, विषम संख्या पहला तीसरा पांचवा और सम संख्या दूसरा चौथा। ठीक है, इनके साथ साथ जो इसके साथ और भी जो साथ में दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर तीनों हिस्सा, यहाँ अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सभी को भी हम इसके थ्रू ऐसे आप बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको भी याद हो जाएगा अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए वर्णमाला चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो आई होप आपके लिए ये जानकारी काफ़ी लाभदायक होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही व्याकरण की अगली क्लास में, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।